हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है समतल में गति, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है सदिशों का वियोजन। और आज हम लोग जो वेक्टर होते हैं उसको हम दो या दो से अधिक पार्टों में कैसे विभाजित करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो वियोजन से तात्पर्य है, परिभाषा तो इसकी कई तरीके से हम लोग बताते हैं कि जैसे अगर ये कहा जाए कि वियोजन एक वेक्टरों के जोड़ने की विपरीत क्रिया का नाम है। यानी दो, जब जोड़ने का मतलब क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ते हैं तो एक वेक्टर प्राप्त होता है। तो अगर हम एक वेक्टर को कई वेक्टरों में विभाजित कर दें तो ये वियोजन कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसको वियोजन की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में वियोजित करने या विभाजित करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। सदिश मतलब वेक्टर। और वेक्टर से तात्पर्य है, एग्जाम्पल लगाने से, जैसे फोर्स है, बल, ये एक वेक्टर राशि है। वेग है, ये वेक्टर राशि है। अगर हम इसको दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दें लेकिन उसका योगफल वही हो जो एक अकेले वेक्टर का है, तो ऐसे हम ऐसे तरीके को हम लोग कहते हैं वेक्टरों का वियोजन। ठीक है ना। और जो पार्ट मिलते हैं हमको, यानी एक वेक्टर को हमने दो या दो से भागों में विभाजित कर लिया, तो जो विभाजित पार्ट हैं ये कहलाते हैं उस दिए गए वेक्टर के कंपोनेंट, यानी घटक कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? घटक। तो सकते हैं वियोजित सदिशों को दिए गए सदिश के घटक कहते हैं। जो हमने वेक्टर को वियोजित किया है, जिस वेक्टर को, उस वेक्टर के वो जो पार्ट हो गए हैं, कई दो या दो से अधिक पार्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट, यानी घटक कहा जाता है। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पर इसको सॉल्व करना चाहें तो जैसे अगर हम ये कह दें कि जैसे कोई भी एक वेग है ये v, और इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करना चाहते हैं, एक क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्व दिशा में। अगर इसका कोण यहाँ से अगर थीटा है तो ये हम लोग यूज करते हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे। जब भी कोई वेक्टर पार्ट आएगा उसको वियोजित करने की बात आएगी, तो जिस दिशा से कोण दिया होता है उस दिशा हमेशा कॉस लगाते हैं, और जिस उसके अपोजिट, यानी जिस दिशा में कॉस लगाया उसके 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जो दिशा होगी, यानी उसके लंबवत जो दिशा होगी उस तरह हमेशा साइन लगाते हैं। ये हम लोग करते चले आ रहे हैं। अब ये कैसे हम ये v cos थीटा या v sin थीटा कैसे कर लेते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। ये v की जगह कोई भी वेक्टर हो सकता है। वेक्टर ऊपर हमेशा तीर लगाते हैं। तो इस वेक्टर के हमने दो पार्ट कर लिए। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये v के बराबर हो जाना चाहिए, तभी हम कहें कि ये जो v वेक्टर के ये दो v cos थीटा और v sin थीटा ये दो कंपोनेंट है, यानी घटक कहलाएंगे। तो वेक्टर को हमारे सिलेबस में दो तरीके से वियोजित करने का तरीका पढ़ना है। वो पहला है कि अगर किसी वेक्टर को 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर विभाजित करेंगे तो उसको किस प्रकार से किया जाएगा, और अगर 3 डायमेंशनल करेंगे तो किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि सदिश का द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल स्पेस यानी आकाश में वियोजन। ठीक है। कैसे करते हैं? 2 डायमेंशनल से मतलब है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में किस प्रकार से वियोजित किया जाएगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कोई भी वेक्टर, अब हम वेग और फोर्स न लेकर के एक जनरल से कोई वेक्टर ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर हमारे पास है ए। ये हमने एक ए वेक्टर बना लिया जो तीर द्वारा प्रदर्शित है। ये इसका पुच्छ होता है और ये होता है शीर्ष, ये हम लोग जानते हैं। इस वेक्टर को हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में वियोजित करना चाहते हैं। तो क्या करें हम लोग, इसके पुच्छ को मूल बिंदु मान करके, मूल बिंदु हम क्या मान लें, ओ मान करके एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। परस्पर लंबवत होना चाहिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच लिया। ये वाई अक्ष हो गया और ये हो गया एक्स अक्ष। ठीक है।
इसको मूल बिंदु मान करके एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया। अब जो शीर्ष पॉइंट है इसका P, हम नाम लिख देते हैं, यहां से हम एक्स अक्ष पर एक लंब डालेंगे, ये परपेंडिकुलर एक ड्रा करेंगे जो एक्स अक्ष को Q बिंदु पर काटता है, और वाई अक्ष पर उसी P बिंदु से एक लंब डाल देंगे, वो हम मान लेते हैं R बिंदु पर काटता है इसको। ये तो कर लिया हमने, यानी हम किस वेक्टर को वियोजित कर रहे हैं, ए वेक्टर को। इस वेक्टर को वियोजित करने के लिए हमने क्या किया, उसके जो कुछ पॉइंट है उसको हमने मूल बिंदु माना, वहां से एक्स अक्ष और वाई अक्ष को विभाजित कर लिया हमने, यानी वाई अक्ष और एक्स अक्ष हमने खींच लिया। उसके बाद उसका जो शीर्ष पॉइंट P है उससे हमने एक्स अक्ष पर एक लंब डाला जो Q बिंदु पर काटता है एक्स अक्ष को, और उस बिंदु P से वाई अक्ष पर एक लंब डाला जो R बिंदु पर काटता है। इस मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु O से Q तक एक वेक्टर खींचेंगे। ये जो वेक्टर कहलाएगा ये एक्स अक्ष की दिशा में वेक्टर कहलाएगा। इसको हम ले लेते हैं, वेक्टर का एक पार्ट है A का, और उसको एक्स अक्ष की दिशा में क्या लिखेंगे हम लोग, AX। यदि एक्स अक्ष की दिशा में कौन सा पार्ट आ गया इसका, AX, यानी कौन सा घटक हो गया ये AX। और वाई अक्ष की दिशा में क्या करें हम लोग, उस मूल बिंदु से वाई अक्ष की दिशा में बिंदु R तक एक वेक्टर खींचे लेंगे, ये कहलाता है AY। समझ गए। अब इसका मतलब A के दो पार्ट हो गए, एक्स अक्ष की दिशा में हो गया AX, वाई अक्ष की दिशा में हो गया AY। इसका मतलब इसी के दो पार्ट हुए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। ये बात समझ में आ गई। उसी बात को हमने यहाँ पर भाषा के रूप में लिख रखा है, इसको नोट्स में जरूर नोट करते रहें जिससे रिवीजन करने में कोई समस्या ना आए। अब अगर कोई वेक्टर है उसको अगर टू डायमेंशनल स्पेस में अगर वियोजित करना है तो क्या तरीका है, माना एक सदिश A है, यानी एक वेक्टर A लिया हमने जिसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में वियोजित करना है। टू डायमेंशनल का मतलब होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में दो जिसमें अच्छे होंगे, जेड अक्ष ना हो, ठीक है ना। इसके लिए सदिश A वेक्टर के कुछ को मूल बिंदु O मान करके एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष खींचते हैं, तथा इसके शीर्ष P से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब क्रम से PQ तथा PR, PQ और PR ये खींचते हैं। मूल बिंदु O से बिंदुओं Q तथा R, जो एक्स अक्ष में Q बिंदु है और वाई अक्ष में R बिंदु है, वहां तक खींचे गए सदिश क्रम से AX और AY को दिए गए कौन सा दिया गया वेक्टर है A, दिए गए सदिश A वेक्टर के घटक कहलाएंगे। घटक कौन से होंगे, AX और AY, ये हमारे A वेक्टर के घटक हो गए। घटक मतलब कंपोनेंट। अगर हम, क्योंकि ये AX वेक्टर है ये एक्स अक्ष की दिशा में है, तो अगर हम इसको एक्स अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है और वाई अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है, हम लोग जानते हैं आई कैप और जे कैप, उसके रूप में अगर लिखना चाहें तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर को AX, यानी इसका परिमाण। किसी वेक्टर का परिमाण लिखने का तरीका होता है, या तो उसको हम अगर ये कहा जाए किसी वेक्टर का अगर हम परिमाण लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ए वेक्टर को मॉड लगा दे तो ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर का परिमाण। या फिर इसको हम लोग केवल ए लिख सकते हैं, यानी कोई तीर हटा दें उसकी केवल ऊपर की, तो ये भी क्या कहलाएगा, ए वेक्टर का परिमाण। तो अगर हम AX का परिमाण AX वेक्टर का परिमाण लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे हम लोग, AX I कैप प्लस इसको लिख सकते हैं AY J कैप। I कैप क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। I कैप क्या होता है, I कैप तथा J कैप क्रमशः एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष
की दिशा में एकांक वेक्टर, वेक्टर मतलब सदिश, वेक्टर का मतलब सदिश होता है, एकांक वेक्टर है। एकांक वेक्टर पता ही आपको, एकांक वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो और एक विशेष डायरेक्शनों के लिए हमने एक निश्चित सिंबल बना रखे हैं। एक्स एच की दिशा में आई कैप, वाई एच की दिशा में जे कैप और जेड एच की दिशा में के कैप, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। परिमाण की बात करेंगे तो वन, डायरेक्शन हमेशा आई कैप की एक्स एच की दिशा में होगी, जे कैप की वाई एच की दिशा में होगी और के कैप की जेड एच की दिशा में होगी। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इस ए वेक्टर को। अब अगर हम ये यहाँ पर देखो, अगर हम इस ए वेक्टर का परिमाण निकालना चाहें या ए वाई का परिमाण निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? तो यदि इसमें लिख सकते हैं, यदि वेक्टर या सदिश, जो भी लिख सकते हैं, सदिश ए एक्स अक्ष एक्स अक्ष की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो आप जरा इसमें ध्यान दो। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है, जो सदिश ए है, वो अगर एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाए तो क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो इसमें। यदि सदिश ए एक्स अक्ष की दिशा से अगर थीटा कोण बनाता है तो त्रिभुज ओ पी क्यू से क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो इधर। इस त्रिभुज में cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो इसका मतलब ए एक्स, परिमाण की बात कर रहे हैं, लंबाई कितनी है ओ क्यू की, ए एक्स, डायरेक्शन तो एक्स एक्स की दिशा में होगी, उसका परिमाण ए एक्स होगा केवल, अपान, यदि इसको ये देखें cos थीटा क्या हो जाएगा, ओ क्यू अपान ओ क्यू, ये लिख सकते हैं ना ऐसे। तो cos थीटा इक्वल टू अगर वैल्यू लगा दें इसकी, तो ओ क्यू का मान क्या हो जाएगा, ए एक्स, और ओपी का मान हो जाएगा ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए cos थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर साइन थीटा भी इसी में लगाओ, साइन थीटा, इसको याद में रखना है, और याद रखने का तरीका हम बताएं कैसे याद रखना है। ये एक्स अक्ष की दिशा में कंपोनेंट आ गया ए cos थीटा, ठीक है ना, और जरा साइन थीटा इसी वाले फॉर्म लगा दो। साइन थीटा इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है पी क्यू, कर्ण कितना है, कर्ण तो ओपी रहेगा। अब जरा ध्यान दो इसमें, पी क्यू, ये जो लंबाई होगी उतनी होगी जितनी इस वेक्टर की है, ओ आर वेक्टर तो खींचा गया है ए वाई, यानी इसको लिख सकते हैं ओ आर की इक्वल लिखा जा सकता है अपान ओपी, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा इक्वल टू, वैल्यू लगाया जा रहा है इसकी, ओ आर की वैल्यू क्या है, ए वाई अपान ए, या इसको लिख सकते हैं ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। इसको क्वेश्चन में डाल लेंगे सेकंड। इसको भी आपको याद रखना है, लेकिन याद रखने का तरीका हम बताएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले। नोट कर लिया। याद करने का तरीका ये है कि आपको ऐसे नहीं याद करना है कि एक्स अक्ष की दिशा में ए cos थीटा, वाई अक्ष की दिशा में ए sin थीटा, ऐसे नहीं याद करना। याद करने का तरीका ये है कि जिस दिशा से कोण दे रखा हो उस वेक्टर का, उस दिशा की ओर हमेशा cos यूज करते हैं, और उसके लंबवत जो दिशा होगी वो हमेशा साइन यूज करेंगे। जरूरी नहीं कि इस तरह हमेशा साइन हो एक्स अक्ष की दिशा में,
ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, फिर और बताते हैं इसमें। जैसे अगर हम कहते हैं कि ऐसा कुछ चित्र कहीं बना हुआ है, एक्स अक्ष इधर, वाई अक्ष इधर, और ये कोई वेक्टर हो गया हमारा ए वेक्टर, और कहा जाए ये कोण है थीटा। अब कहा जाए इसका बताओ अच्छा घटक क्या होगा, इस एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में। तो अगर ऐसा कहीं चित्र बना हुआ है तो ध्यान ये रखना है, याद रखना तरीका ये है कि जिस दिशा से कोण दे रखा हो उस वेक्टर का, उस दिशा की ओर हमेशा कॉस लगाएंगे, यानी इस दिशा में क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इस दिशा में क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है। जिस दिशा में कोण, जरूरी नहीं कि देखिए एक्स अक्ष की दिशा में ही कॉस है, साइन भी आ सकता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जिस दिशा में कोण दे रखा उस दिशा हमेशा उस वेक्टर का कॉस यूज करेंगे, ठीक है ना। और जिस दिशा उसके जो अपोजिट जो डायरेक्शन होगी, अपोजिट नहीं सॉरी, उसके लंबवत जो डायरेक्शन होगी उसमें हमेशा साइन यूज करना है। बस ये बात ध्यान रखें, यानी कि हर समय जो एक्स अक्ष की दिशा में उसमें कॉस लगा दें तो गलत हो जाएगा। कॉस लगाने का मतलब है जिस दिशा में कोण दे रखा उस दिशा में कॉस, उसके लंबवत दिशा में साइन, ये लगाना है आप, ठीक है। इसको नोट कर लो। उसके बाद हम आगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये तो हम घटक वियोजित करने का तरीका हो गया, इसको हम लोग इस चित्र के अनुसार, तो इसको ए एक्स क्या कह सकते हैं क्षैतिज घटक, और ए वाई कहा जा सकता है ऊर्ध्व घटक, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कोण यहाँ के बजाय इस डायरेक्शन में दिया होता तो इस दिशा कॉस होता, इस तरफ साइन हो जाता, ठीक है ना, जैसा हमने यहाँ चित्र में दिखाया है। नोट कर लीजिए इसको। हमने ये दो कंपोनेंट निकाल लिए ए वेक्टर के। कौन सा वेक्टर कंपोनेंट निकाला, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया है, और ए वाई की वैल्यू है ए साइन थीटा, ये क्वेश्चन नंबर डाल दिया है 2। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अगर आप देखिए यहां से अगर उल्टा काम करना हो, ये तो हमने घटक के मान निकाल लिए। अब ए एक्स, ये एक्स अक्ष की दिशा में घटक हो गया, ए वाई का मतलब वाई अक्ष की दिशा में घटक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा निकाल, घटक अगर पता हो तो वेक्टर कैसे निकालेंगे। अगर वेक्टर ये ना पता होता और घटक पता होता, एक्स की दिशा में घटक कितना, वाई की दिशा में घटक कितना है, तो बताओ ए वेक्टर कितना हो। तो क्या तरीका है, फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ दें तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, ये साइन थीटा का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो इसका जो लेफ्ट साइड है वो तो इसे रहेगा, राइट साइड में ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले क्लासों से कि ए एक्स साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 होता है, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ए स्क्वायर बचेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हम उसका परिमाण निकाल सकते हैं, ए वेक्टर कितना होगा इस वाले फार्मूले की सहायता से। ए एक्स क्या था, ये जो वेक्टर हम लिखा था ना अभी, ए वेक्टर का क्या लिखा गया था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये लिखा गया था ना। इसमें देखो ये ए एक्स क्या था, एक आई का गुणांक था, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस वेक्टर को
का जो परिमाण है उसको अगर इस प्रकार से लिखना चाहें, अंडर रूट एक्स क्या है ये, आई कैप का गुणांक प्लस ए वाई क्या था, जे कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक। इनको हम अगर वर्ग करके जोड़ दें, इनको वर्ग करके जोड़ दें, जो गुणांक लिखे हैं उसको वर्ग करके जोड़ दें, उसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो क्या आ जाएगा उसका परिमाण। इस प्रकार से हम लोग परिमाण ज्ञात कर सकते हैं कि अगर कंपोनेंट पता है एक्स एक्स की दिशा में कितना कंपोनेंट, वाई की दिशा में कितना कंपोनेंट, तो हम उसका परिमाण को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर डायरेक्शन निकालने हो कि भाई दिशा ही बताए एक्स एक्स की दिशा से कितना कोण बना रहा है ये, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग यहाँ पर आ जाओ इस तरफ, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने तो डिवाइड कर दो इसमें समीकरण नंबर 2 में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा अपान ए कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए वाई अपान ए एक्स। ये लिखा जा सकता है, ए से ए कैंसिल, ये आ जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा इसको लिख सकते हैं ए वाई अपान ए एक्स, या थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है टेन इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। ये फार्मूला बन जाएगा। अगर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए वाई का मतलब जे कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक अपान आई कैप का गुणांक, ये मतलब है इसका। तो अगर कोई वेक्टर दे रखा है, एग्जाम्पल हम लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। अगर वेक्टर दे रखा है तो उसकी सहायता से हम उसका परिमाण और उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसका एग्जाम्पल अभी लेते हैं, इसको नोट कर लो पहले। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि कोई वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, तो कह रहा है कि ए वेक्टर का परिमाण बताओ, उससे घटक हमको पता है, एक्स एक्स की दिशा में घटक कितना है, जो इसके आई के साथ जो गुणांक लिखा होता है, तो कितना गुणांक लिखा है, एक, तो इसका एक्स एक्स की दिशा में घटक कितना है, एक, और वाई की दिशा में घटक कितना है, रूट 3। तो कह रहा है उसका परिमाण बताना है कितना होगा, यानी ए वेक्टर का परिमाण और उस वेक्टर का एक्स एक्स तथा वाई की दिशा से कोण भी बताना है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि अगर हम परिमाण की बात करें, अगर ए वेक्टर का जो परिमाण होगा, इसको हम लोग ए लिखते हैं, केवल ए वेक्टर का परिमाण हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं और या तो फिर ऐसे लिखते हैं, कोई एक लिख सकते हैं। ए वेक्टर का परिमाण मॉड ए वेक्टर या ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अंडर रूट क्या होता है सूत्र, आई, अभी फॉर्मूला बताया हमने, आई कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के का गुणांक और उसका स्क्वायर, ये तो आएगा ना। जो भी गुणांक इसके लिखा गया है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप को अगर लिखना चाहें तो ऐसे इसका कंपेयर करके देखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो इसको हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है ना, फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू होगा तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 है, ए वाई यानी जे के गुणांक का वैल्यू है तो रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा रूट 4, या लिख सकते हैं इसका 2। ये आंसर इसका हो गया। ए वेक्टर का परिमाण आ गया 2 आ गया। अब एक्स एक्स से दिशा और वाई एक्स से दिशा, तो एक्स एक्स की दिशा
अगर निकालना है हमको, यानी लिख सकते हैं एक्स अक्ष से वेक्टर ए का कोण थीटा इक्वल टू, थीटा है अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्स अक्ष से वेक्टर ए का अगर कोण अगर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा इक्वल टू ए वाई मतलब जे के गुणांक और ए एक्स, ये फार्मूला हम लोग लिखा है अभी। ए वाई की वैल्यू कितनी है √3, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ए एक्स यानी ए वाई मतलब जे के गुणांक और ए एक्स को मतलब आई का गुणांक, ये वैल्यू लगा दें, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक √3 लगा देते हैं, तो ये आ जाता है √3 और 10 थीटा √3, थीटा कितना हो, किस कोण के लिए √3 होता है 60 डिग्री। ये आ जाएगा एक्स अक्ष से झुकाव, वाई अक्ष से अगर झुकाव निकालना है तो क्या आ जाएगा, वाई अक्ष से ए वेक्टर का कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जब भी कहीं परिमाण निकालना हो तो जो भी गुणांक लिखे गए हैं आई जे के, उसके स्क्वायर को जोड़ करके वर्गमूल निकाल लेंगे, और अगर एक्स अक्ष की दिशा से वे कोण अगर निकालना है तो वाई अक्ष की दिशा में जो घटक है उसकी वैल्यू और एक्स अक्ष में घटक है उसकी वैल्यू का अनुपात निकालेंगे और उसके आधार पर हम कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। वो एक्स अक्ष की दिशा से कोण आ जाएगा और वाई से दिशा से कोण निकालना है तो उसमें 90 में से उसको घटा दें, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे थे ये दिशा वाले ए वेक्टर था, ये कोण अगर थीटा तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, वाई की दिशा से एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो उसको 90 में से घटा करके निकाल सकते हैं अगर एक्स दिशा में कोण पता है तो, ठीक है। सो नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे, फिटिंग लगाइए कि अगर सदिश को अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर वियोजित करना हो तो किस प्रकार से करते हैं, इसको नोट कर लें। रीडिंग है सदिश की त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में, स्पेस मतलब आकाश में वियोजन, यानी 3 डायमेंशनल का मतलब अगर वेक्टर को एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में अगर वियोजित करना चाहें तो किस प्रकार से वियोजित करते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए, तो वेक्टर पहले लिया गया था 2 डायमेंशनल में, वही हमने वेक्टर लिया है। अब उसको हम एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों दिशाओं में वियोजित करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसमें तो हम लोगों ने मूल बिंदु मान करके एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचा था, लंब डाला था, वो सब कुछ किया गया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में, इसके लिए एक हम आयताकार बॉक्स की कल्पना करते हैं और इस प्रकार से कल्पना करेंगे, यानी इस प्रकार से खींचेंगे कि जिसकी जो भुजाएं हैं उस बॉक्स की वो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा के समांतर हो। तो कैसे एक बॉक्स बनाया जाए पहले, तो जैसे अगर हम इस प्रकार से बना लेते हैं, कल्पना करनी है कि एक ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया, इस प्रकार से एक हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये कोई बॉक्स हो गया। ये हम यहां से इसको मूल बिंदु मानेंगे, तो इसको मूल बिंदु मान लिया हमने। ये हमारा कोई वेक्टर है ए, ये वेक्टर हमारा ए हो गया। इस मूल बिंदु मानकर कि यहां पर हम एक एक्स अक्ष खींचेंगे, एक्स अक्ष इसको मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ये है वाई अक्ष और ये हमारा हो जाएगा जेड अक्ष, ठीक है ना। ये हमारा कौन ए वेक्टर है,
ये हमने मान लिया, ठीक है ना। तो जो यहां से यहां तक का जो वेक्टर होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में घटक, उसको हम क्या मान लेंगे, ax। वाई अक्ष की दिशा में घटक यानी यहां से यहां ओ से इस पॉइंट पर ये जो वेक्टर खींचा हमने, ये कहलाएगा वाई अक्ष की दिशा में घटक, इसको हम क्या लिखेंगे, ए वाई। और इसी प्रकार से ये जो वेक्टर होगा मूल बिंदु से जेड अक्ष की डायरेक्शन में, ये कहलाएगा ए जेड वेक्टर। ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर के घटक होगा ये, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में घटक हमने क्या ले लिया, एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए एक्स वेक्टर, ये स्पेस में है, ये प्लेन में नहीं है। ये जो ए वेक्टर खींचा गया है ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये आप सोचिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष ऐसे है ये। अब यहाँ पर कोई वेक्टर हमने ले रखा है ऐसे, ये स्पेस में, यहाँ से हम तीनों अक्षों पर लंब गिराएंगे, वो लंब जिस बिंदु पर काटेंगे वहां से हम इस बिंदु O से एक वेक्टर खींचेंगे जो एक्स अक्ष की दिशा में खींचेंगे, एक्स वेक्टर घटक कहलाएगा, वाई अक्ष की दिशा में खींचेंगे वाई अक्ष घटक कहलाएगा, जेड अक्ष की दिशा में खींचेंगे जेड अक्ष घटक कहलाएगा, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए इसको बोर्ड में आपको तो कल्पना करनी है कि किस प्रकार से स्पेस है। ये ए वेक्टर प्लेन में नहीं खींचा गया बोर्ड पे, ये कोई डायरेक्शन है, ऐसी यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस प्रकार से समझ में आ रहा है। ऐसे कोई वेक्टर है एक्स अक्ष, जेड अक्ष तो ऐसे हो गया, यहाँ पर कोई वेक्टर ड्रा किया गया ए वेक्टर, उसको हम 3 डायरेक्शनों में विभाजित कर रहे हैं। तो एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए वाई ए एक्स, और वाई अक्ष की दिशा में घटक वाई अक्ष की, बाकी पूरी लैंग्वेज यही कितना हो जाएगा, ए वाई, और जेड अक्ष की दिशा में घटक, पूरी लैंग्वेज कुछ लिखनी है, ये हो जाएगा ए जेड। तो अब चूंकि ए के 3 घटक हमने प्राप्त कर लिए, ये तो 3 घटक प्राप्त कर लिए, तो क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर को हमने 3 पार्ट में विभाजित कर लिया, तो इसका योग किसके बराबर होगा, इन तीनों के योग के बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है ना। या इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप चूंकि एक्स अक्ष की दिशा में है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहां आई जे के क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है ये, ठीक है ना। परिमाण एक है लेकिन डायरेक्शन निश्चित है। आई कैप की बात करेंगे तो एक्स अक्ष की दिशा में, जे कैप की बात करेंगे वाई अक्ष की दिशा में, के कैप की बात करेंगे जेड अक्ष की दिशा में। ये लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम ए वेक्टर का परिमाण अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, परिमाण यानी इसको लिख सकते हैं मॉड ए, या इसको लिख सकते हैं हम लोग केवल ए। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अभी 2 डायमेंशनल हम लोग लिखा है, उसी को हम 3 डायमेंशनल के रूप में लिख सकते हैं। उसमें क्या लिखा गया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, वहां 2 घटक थे, यहाँ पर तीसरा घटक है तो उसको भी शामिल कर लेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, इसका परिमाण हमने ये लिख दिया। इसको एक क्वेश्चन में डाल लेंगे फर्स्ट। क्लियर हो गया ये। अब हम क्या करें, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो ए वेक्टर है वो एक्स अक्ष की दिशा से कोण बनाता है अल्फा, वाई अक्ष की दिशा से कोण बनाता है बीटा, और इस जेड अक्ष की दिशा से कोण बनाता है गामा। ये अगर मान लेते हैं तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, यदि सदिश, सदिश मीन्स वेक्टर ए एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा से कोण, यदि वेक्टर सदिश ए एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा से
कोण क्रमशः अल्फा कामा बीटा कामा गामा बनाता है। ये अगर मान लेते हैं यदि वेक्टर ए एक्स एच वाई एच और जेड एच की दिशा से कोण क्रम से अल्फा बीटा गामा बनाता है, ये अगर मान लिया हमने तो क्या लिखा जाएगा, इसको पहले इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। नोट दिया जाए इसको। तो अगर बनाता है तो cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा, cos अल्फा बराबर जो x अक्ष की दिशा से कोण बनता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, a x अपान a से लिख सकते हैं ना। जब लंब हमने यहाँ से डालेंगे तो ये उसको यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते हम लोग, ये स्पेस में खिंचा हुआ है वेक्टर। जो तरीका था उसमें x y 2 डायमेंशनल बनाने में बिल्कुल सेम वही तरीके से वहां पर थीटा लिखा गया था, यहाँ पर हमने क्या लिखा है अल्फा। कोण तो वही है x अक्ष की दिशा से a x अपान a। इसी प्रकार से cos बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए, और cos गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए जेड अपॉन। जरा इनको वर्ग करके जोड़ देंगे हम लोग, क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे, वर्ग करके जोड़ने जोड़ो जरा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। और ये देखो समीकरण नंबर 1 से अगर हम यहाँ पर वैल्यू लगाना चाहें, चाहे तो एक वैल्यू लगा दो, चाहे इसकी जगह हम लोग इसको क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू अगर हम लगाना चाहें तो ऊपर ए स्क्वायर बन जाएगा समीकरण नंबर 1 से, नीचे भी ए स्क्वायर। ये समझ आ रहा है। समीकरण नंबर 1 से हम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 बचेगा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये संबंध होता है तीनों अक्षों से झुकाव कोण पर। अगर इसको साइन के पदों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह cos की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसके लिए लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये 1 1 जुड़ करके क्या हो जाएंगे 3, और 3 चले जाएंगे तो -3 और +1 -2, और इधर के माइनस जो आएंगे वो सब कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या बचेगा 2। इस प्रकार से हम इसको वियोजित कर सकते हैं 3 स्पेस में, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस में वियोजित कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन करते हैं।
अगर क्वेश्चन हमारा है कोई एक वेक्टर है, न्यूटन सदिश है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा से 30 अंश और 60 अंश का कोण बना रहा है। अभी हम लोगों ने लिखा ना कि अगर कोई वेक्टर अल्फा बीटा गामा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा से कोण बनाते हैं तो एक संबंध हम लोगों ने प्राप्त किया है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। उस सूत्र की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। दो दिशाओं से कोण पता है और तीसरी डायरेक्शन है हमारी जेड एच, उसकी दिशा से कोण पूछ रहा है, यानी गामा का मान पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो अल्फा की जो वैल्यू है वो है 30 अंश और बीटा की वैल्यू है वो है 60 अंश। तो कह रहा है गामा यानी वाई जेड एच की दिशा से कितना कोण बनेगा। तो ये फार्मूला हमको अभी लोग प्राप्त किया है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर वाला भी लगा सकते हैं, वहां पर 2 लिखना पड़ेगा इसको, उससे भी आ जाएगा आंसर। cos यहाँ वैल्यू लगाओ, cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की cos 30 √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 60 हाफ स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 3 1 4 4/4 यानी 1 हो गया ये 1 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ये आंसर आ गया इसका, यानी जेड अक्ष से कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम लोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।